कारवां उत्तर दिशा से भारत की सरहद में दाखिल हो रहा था। उनके चेहरों पर थकान थी, मन में खौफ था। डर इस कदर था कि वो दिन का उजाला होते ही जंगल में छिप जाते। लेकिन सवाल जान की सुरक्षा का था। सवाल दुश्मनों की निगाह से बचने का था। इसलिए जान बचाने के लिए वो बस भागे चले आ रहे थे। जैसे ही रात होती वो पहाड़ी जंगलों के मुश्किल रास्तों से दक्षिण की तरफ कूच करने लग जाते। कुछ उम्रदराज लोग इस सफर में कुर्बान भी हो गए, लेकिन वो थमे नहीं, वो रुके नहीं। उनकी मंजिल थी हिंदुस्तान, जिसकी सरहद में दाखिल होकर वो महफूज होना चाहते थे। अपना देश पीछे छोड़कर हजारों की तादाद में वो भारत आए थे। इन्हीं दबे छिपे रास्तों से एक दिन उनके सबसे बड़े नेता भी हिंदुस्तान पहुंचे थे, जो बाद में दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल शरणार्थी बने। तो क्या भारत आए उन हजारों लोगों को पनाह मिली होगी? वो कहां रहे होंगे? उनका गुजारा कैसे चला होगा? इन सारे सवालों का जवाब है मैक्लोडगंज। भारत एक खोज में आज हम आपको शरणार्थियों की उसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहां से निर्वासन में रहकर वो अपनी सरकार चलाते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो छोटा सा देश बसता है। खूबसूरत बादलों से भरे हुए आसमान, हरी भरी वादियां और खूबसूरत पहाड़। जी हाँ, ये खूबसूरत हिमाचल है। धर्मशाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन, लेकिन उससे भी बेहतर एक ऐसा मेजबान जिसने लाखों विदेशियों को अपने में अपनाया और फिर इस तरह की वो उसके अपने से ही हो गए। दिल्ली से करीब 470 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शहर। धौलाधार की वादियों के बीच बसे इस शहर की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी ये अंग्रेजों का अड्डा हुआ करता था। हिमाचल की दिलकश बर्फ से ढकी चोटियां और चारों तरफ हरी भरी वादियां, सौंदर्य के सभी कुदरती अलंकार यहाँ मिल जाते हैं। खामोशी से खड़े चीड़ और देवदार के इन पेड़ों को देखकर लगता है मानो तारीफ सुनने के लिए बेकरार हो। इन वादियों में बहने वाली ठंडी हवा तन को छूकर मन को सुकून दे जाती है। ये खूबसूरती तो धर्मशाला को कुदरत ने बख्शी है, लेकिन यहाँ एक और खूबसूरती है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए बाशिंदों ने इस शहर को दी है। यहाँ पहुंचने पर इस शहर का रंग रूप, यहाँ की संस्कृति और फिजाओं में खुला मिला आध्यात्मिक संगीत ही आपको एहसास करा देगा कि आप किसी अलहदा शहर में हैं। धर्मशाला शहर के पास ही बसे मैक्लोडगंज का आज जो रूप मिलता है वो यहाँ के तिब्बती शरणार्थियों की वजह से है। तिब्बत से आए ज्यादातर शरणार्थी धर्मशाला में रहते हैं। यहाँ घरों की बनावट, लोगों के लिबास, खान पान, हर चीज अलग है, बिल्कुल तिब्बत की तर्ज पर। यहाँ के बाजार भी आपको एहसास करा देंगे कि आप हिंदुस्तान के किसी अलग हिस्से में हैं। खूबसूरत हरियाली के बीच धर्मशाला में एक और खूबसूरती आपको अपनी तरफ खींचती है। वो है यहाँ तिब्बतियों की बहुतायत। बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती भारी संख्या में धर्मशाला में बसे हैं और उन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजने का भी बेहद खूबसूरती से यहाँ काम किया है। आपको दिखाई देंगे यहाँ अलग अलग कई किस्म के स्तूप हैं, जैसे ये स्तूप और ब्लेसिंग्स है। इसके अलावा जो तिब्बती सरकार जो अस्थायी तौर पर काम करती है, यानी दलाई लामा जहाँ रहते हैं, वो स्तूप भी यहाँ हैं। तिब्बतियों ने अपने आप को यहाँ खूबसूरती के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ रखते हुए भी अपनी पहचान को बचाए रखा है। ये खूबसूरत शहर उनको अपने में रहने की जगह देता है और यहीं से वो सरकार चलती है। तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो यहीं से चलती है। तिब्बत से आए ये लोग यहाँ से सरकार चलाते हैं।
बाकायदा इनकी यहाँ संसद भी है। 4 साल पहले तक सरकार के प्रमुख थे दलाई लामा, तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु। हालांकि 2011 में दलाई लामा ने सरकार का प्रमुख लॉब्सान सांगे को बना दिया। मैक्लोडगंज में ही वो मोनेस्ट्री भी बनी है जिसमें दलाई लामा रहते हैं। सालों से यहाँ रह रहे ये लोग अब इस शहर को ही अपना देश समझने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को भारत आना क्यों पड़ा? क्यों किसी को अपना मुल्क छोड़कर पराए मुल्क में रहना पड़ रहा है? वो क्या वजह रही होंगी कि तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु को भी अपने देश में पनाह नहीं मिली, यहाँ तक कि वहाँ कभी वो जा भी नहीं सकते। इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको तिब्बत की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। तिब्बत भारत और चीन के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा इलाका है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच 24 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में तिब्बत बसा हुआ है, यानी चीन का 1/4। ये अलग बात है कि तिब्बत का आधा हिस्सा अब चीन के राज्यों में गिना जाता है। बाकी बचे आधे इलाके को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कहा जाता है। लहासा तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी। लहासा में तब हर तरफ चीनी सैनिक तैनात थे। चीनी सेना ने दलाई लामा को एक न्योता भेजा जिसमें उनको एक ड्रामा देखने के लिए लहासा में सेना मुख्यालय बुलाया गया। दलाई लामा ने मना किया तो सेना ने जोर देकर उनको बुलाने की कोशिश की। उसी दिन हजारों तिब्बतियों ने नोरबुलिंका में दलाई लामा के महल को घेर लिया। कहा जाता है कि तिब्बतियों को शक हो गया था कि दलाई लामा को चीनी सेना गिरफ्तार करना चाहती है। दलाई लामा उस वक्त महज 23 साल के थे। महल के बाहर जुटी भीड़ ने 10 मार्च को चीनी सेना के खिलाफ बगावत कर दी। 10 मार्च को आज भी हर साल तिब्बती लहासा अपराइजिंग डे के रूप में मनाते हैं। इस विद्रोह के बीच 17 मार्च की रात दलाई लामा अपने महल से गायब हो गए। 48 घंटे बाद चीनी सेना को भी मालूम चल गया कि दलाई लामा महल में नहीं। अगले 2 हफ्ते तक दलाई लामा और उनके मंत्रिमंडल की कोई खबर नहीं थी। दलाई लामा की अगली खबर आई इन तस्वीरों के साथ। दलाई लामा भारत की सीमा में दाखिल हो चुके थे। तिब्बत सीमा पर असम के तेजपुर में उनका और उनके साथ आए लोगों का स्वागत हो रहा था। उस वक्त 5 असम राइफल्स में तैनात नरेंद्र चंद्र दास ने दलाई लामा को एस्कॉर्ट किया था। हम लोग जो है वहाँ से उनको रिसीव किया है और हम लोग गार्ड दे के उनको आगे पीछे गार्ड और दलाई लामा है बीच में घोड़े में। तो हम लोग टुआंग टोकला पहुँचा। टुआंग में जो सिपाही थे उधर विंग था, उधर का सिपाही ने लेके इधर बमडिला होते हुए आपका ये मिसामारी तक ला पहुँचा होटल्स। तो खास शुरू में जो है हमें था वो हमारा प्लेटून थे। दलाई लामा लगातार 15 दिन पैदल चलकर भारत पहुंचे थे। कहा जाता है कि दलाई लामा के भारत आने के बाद चीनी सेना ने लहासा में तिब्बतियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। चीन ने तकलीफ करता, बहुत छीना करता है, सबको मारता है, पकड़ के ले जाता है, स्कूल दिखा नहीं। हाँ, कुछ तंग कर जाना, पकड़ता है, काम देता है, खाना नहीं देता है, फिर भाग के आया ना। तिब्बतियों के पास एक ही रास्ता था, दलाई लामा के पीछे भारत पहुंचना। इसलिए करीब 87,000 तिब्बती भारत में दाखिल हुए। तिब्बती समुदाय के बुजुर्ग लोगों को आज भी सितम की यादें ताज़ा हैं। हमारे दीदी और जीजा ने ले गया, मैं उस टाइम 9 साल का है। वहाँ तो चीन ने मारपीट कर रहा है, लड़का लोग पकड़ रहा है। फिर हम लोग रात जंगल से भागा, जंगल में दिन को छुप के बैठा, फिर रात को पैदा लेके गया दीदी ने, जीजा ने। हाँ, और नेपाल में पहुंचा, नेपाल से सीधा धर्मशाला गया। भारत ने दलाई लामा और उनके साथ आए बाकी तिब्बती लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद जाकर मसूरी में दलाई लामा का स्वागत किया। 1959 और 60 के दौरान 80,000 तिब्बती, जिन्हें मूल तिब्बती शरणार्थियों का दर्जा दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वो भारत में प्रवेश हुई। इन शरणार्थियों के लिए
1961 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे तिब्बत एग्जोडस का नाम दिया गया। ये तिब्बतियों का पहला ऑथेंटिक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन था शरणार्थी के रूप में, तब यह केवल भारत में थे। देश के कई हिस्सों में घूमने के बाद आखिरकार दलाई लामा और उनके साथ आए लोगों ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को अपना ठिकाना बनाया। इस हिस्से की कुदरती खूबसूरती और यहाँ का वातावरण शरणार्थियों को अपने घर की तरह ही लगा। हालांकि शरणार्थियों के आने से पहले भी ये जगह विदेशियों का ठिकाना रह चुकी है। ये जगह अंग्रेजों की पसंदीदा हुआ करती थी। धर्मशाला की खूबसूरती ने सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, बहुत से विदेशियों को बहुत आकर्षित किया। अंग्रेजों ने यहाँ कई हिल स्टेशन विकसित किए, लेकिन उनमें धर्मशाला कुछ अलग ही था। इसकी खूबसूरती ने अंग्रेजों को इतना मोहा कि हिंदुस्तान के दूसरे वायसराय जेम्स ब्रूस यानी लॉर्ड एल्गिन, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा भी ये जताई थी कि उनको यहीं आखिरी विश्राम दिया जाए, जो कि उनकी वसीयत के मुताबिक किया गया। इस खूबसूरत चर्च को, जिसको कहा जाता है कि ये एंग्लिकन चर्च जो सबसे पुराने चर्चेज में से है, 1852 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1905 का वो कांगड़ा का भूकंप, जिसने पूरे कांगड़ा की ज़्यादातर इमारतों को ज़मींदाज कर दिया था, इस चर्च को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। फिर 1915 में इस चर्च पर वो बेल जो पूरी तरह टूट गई थी, उसको लंदन से लाकर लगाया गया था। इसकी खूबसूरती इसके इतिहास के साथ हमेशा से चलती रही, बढ़ती रही। ये चर्च आज भी आपको बेहद खूबसूरती से, जब आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज आते हैं तो रास्ते में रोकता है और कहता है कि एक बार कम से कम इस चर्च और इसके इतिहास को देखकर ही आप आगे की तरफ बढ़ें। अंग्रेजों के दौर के बाद जब तिब्बती शरणार्थी यहाँ आए तो धर्मशाला का रूप कुछ अलग था। यहाँ ज्यादा आबादी भी नहीं थी। धर्मशाला में कुछ नहीं था, जंगल था, कोई 3-4 दुकान और कुछ नहीं है। फिर हम लोग वहाँ मैदान में बैठा, मैदान में खाना पका गए, बस वहीं सो गया। दलाई लामा में सबसे पहले पूजा धर्मशाला में किया बहुत। लेकिन तिब्बतियों ने अपनी उजड़ी दुनिया को यहाँ आकर बसाने की कोशिश की। इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। 3 तिब्बती सेटलमेंट मुख्यतः यहाँ पर स्थापित की गई उस अर्ली फेज़ में, जिसमें एक तिब्बतन म्यूज़ियम था, एक तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन थी और एक तिब्बतन कल्चर था। ये तीनों लगभग 6600 से 6800 फुट के हाइट के बीच में बनाई गई, जो लासा की हाइट के बराबर थी, जहाँ का क्लाइमेट इन शरणार्थियों को सूट करता था। और यही कारण है कि नेहरू जी ने इनको सबसे पहले वहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। आज भारत में करीब 1 लाख तिब्बती शरणार्थी हैं। इनमें से ज़्यादातर धर्मशाला में ही रहते हैं। धर्मशाला में बसने के बाद इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रोजगार की। अपने हुनर के जरिए इन्होंने उस चुनौती को मात दी। तिब्बतियों के बनाए ऊनी कपड़े देश भर में खरीदे जाते हैं। महिलाओं ने उनके कपड़े बनाकर बेचना शुरू किया। आज मैक्लोडगंज में ज़्यादातर दुकानें भी तिब्बती ही चलाते हैं। पर्यटकों की वजह से इनकी आमदनी भी बढ़ गई है। तिब्बती सालों से हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क को आज़ाद कराने की इनकी ख्वाहिश आज भी जिंदा है। निर्वासित तिब्बती लोग लगातार चीन से आज़ादी के लिए प्रदर्शन करते थे। हर साल 10 मार्च को इनका बड़ा प्रदर्शन होता है।